सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज की तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संजीव जी को विकास की विभीषिका विषय पर सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको इस विषय के बारे में पहले से ही कुछ अनुमान होगा कि हम प्रतिदिन जो है अपने इर्द गिर्द डेवलपमेंट के नाम पर काटे जा रही नदियों, जंगलों और इसके अलावा उर्वरक के अंधाधुंध प्रयोग से हमने अपनी जो मिट्टी की दुर्दशा कर दी है, उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं ही। चूंकि हमारा जो सेंटर है वो भारतीय मूल्य और परंपराओं को लेकर के कार्य करता है, तो हमारे ऋषियों की क्या दृष्टि रही थी इस विषय पर, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि शांति मंत्र भी होते हैं, तो उसमें कहा जाता है ओम देव शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतया शांति शांतिरेवा शांति शामा शांति रे। यानी ये जो भूत है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इन सब में जो शांति का तत्व है उसकी बात करते हुए हमारे ऋषि बार बार यह प्रेरित करते हैं कि मानव जीवन के लिए इन सब का कितना महत्व है। तो मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए श्री संजीव जी का कुछ परिचय आपके समक्ष रखते हुए आज के वार्ता के लिए उनको निमंत्रित करता हूं। संजीव जी अपने एनजीओ के माध्यम से ये जो ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा को प्रायोगिक रूप देने की कोशिश करते हैं और उनकी एक पुस्तक विकास वर्सेस डेवलपमेंट एक बड़ी ही रोचक पुस्तक है। और जैसा कि उनके कार्य के विषय में हमें अभी ही ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो अब हम श्री संजीव जी से निवेदन करेंगे कि वे अपने इस विषय को इस प्लेटफॉर्म पर रखें। संजीव जी। आप सभी को नमस्कार और सर्वप्रथम आदरणीय का धन्यवाद और सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज का हृदय से धन्यवाद कि इस गहन विषय पर जिस पे सभी चर्चा से कहीं ना कहीं बच जाते हैं उस पर आमंत्रित करने के लिए और इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज का हृदय से धन्यवाद। श्री राम शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद और मानोशी दीदी, मानोशी सिन्हा जी, जिन्होंने मुझे परिचय करवाया सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज से, उनका भी हृदय से धन्यवाद। यह जो विषय है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं एकमात्र हूं जो इस विषय पे मैं अकेला काम कर रहा हूँ। इस विषय पे अनेकों लोग काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। आदरणीय श्री राजीव दीक्षित जी काम कर चुके हैं। गोवर्धन मठपुरी पीठ के शंकराचार्य जो कि काफी लंबे समय से इसी विषय पे आग्रह कर रहे हैं। तो मैं तो एक मात्र अगर कहूँ तो उन लोगों का या तो शिष्य कह लें या फिर मतलब अनुयायी कह लें, और उसी नाते उस विचार परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो पूरा विषय है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, यह जो पुस्तक है, सर्वप्रथम जब यह पुस्तक लिखना प्रारंभ किया तो कई मित्रों ने कहा कि दोनों तो एक ही शब्द है, विकास और डेवलपमेंट। विकास को ही अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं और डेवलपमेंट को ही हिंदी में विकास कहते हैं, तो दोनों में भेद कैसा? तो बार बार मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि विकास और डेवलपमेंट में वही भेद है जो भेद काऊ और गाय में है, जो भेद धर्म और रिलीजियन में है, जो भेद टीचर और शिक्षक में है। हमारे यहाँ शब्दों में भाव अंतर्निहित होता है। हमारे जो शब्द हैं, जो भारत की शब्दावली है,
वो भाव द्वारा तैयार है और इसकी एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। गाय की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, और काऊ की, उसको भौगोलिक कहें, सांस्कृतिक तो नहीं ही कहेंगे, उसका एक अपना कल्चरल बैकग्राउंड है। तो काऊ उसके द्वारा तैयार है, गाय उसके जो भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके द्वारा तैयार है। तो यहाँ पे विकास और डेवलपमेंट को मैं कुछ इस प्रकार से स्पष्ट करता हूँ कि विकास धर्म सम्मत है, विकास प्रकृति सम्मत है, विकास शास्त्र सम्मत है, विकास सनातन सम्मत है, और विकास प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करने वाला तत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं वह शास्त्रों में वर्णित हैं, और कोई भी हमारे यहाँ ऐसा शब्द नहीं है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट रखता हो, और अगर कोई शब्द नेगेटिव इम्पैक्ट रखता भी है तो उसकी उस रूप में व्याख्या हुई है। उदाहरणतः अगर राक्षस और दानव का वर्णन शास्त्रों में है तो राक्षस और दानव की व्याख्या उस रूप में की गई है, और इसके अतिरिक्त कोई भी शब्द नकारात्मक इम्पैक्ट रखता ही नहीं है। विकास जो शब्द है, इसकी सर्वप्रथम व्याख्या जो मिलती है, जो मेरे ध्यान में आता है जब मैंने इसका प्रथम अध्ययन किया, तो मनुस्मृति में इसकी व्याख्या मिलती है। विकास में तालाब्य श है, दंत स नहीं, और ये विशुद्ध रूप से शास्त्रीय शब्द है। तो विकास जो शब्द है ये पूर्ण रूपेण प्रकृति सम्मत, धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, सनातन सम्मत शब्द है। और आजकल जो बड़ा चल रहा है पश्चिम, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जब पश्चिम द्वारा सर्टिफाइड कोई थ्योरी आती है तो उसकी स्वीकारोक्ति सहज ही हो जाती है। तो अभी एक बड़ा चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खैर मैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानता, ये भी जो है एक कहीं ना कहीं हमको दिग्भ्रमित करने के लिए ही खड़ा किया गया है। लेकिन जहां पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यही कहा जा रहा है कि प्रकृति को बचाने का आग्रह ही बार बार किया जा रहा है। तो कुल मिला के विकास जो शब्द है वो प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करने वाला तत्व है। अब डेवलपमेंट ठीक इसके विपरीत है। डेवलपमेंट प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदुओं की हत्या करने वाला तत्व है। भारत में विनाश की जितनी भी आधारशिला खड़ी है, भारत ही नहीं अपितु पृथ्वी, हम यहाँ भारत नहीं कहेंगे, संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात कह लें, वैसे तो पृथ्वी का एक बड़े अंग को भारत ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी अगर बृहद स्तर पर देखें तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी में विनाश की जितनी भी आधारशिला रखी गई है वो एक टर्मिनोलॉजी द्वारा रखी गई है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है डेवलपमेंट। नदियों पर बांध बने, नदी ध्वस्त हुई, नदियों से बालू को खींचा गया डेवलपमेंट के नाम पर, सीमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया डेवलपमेंट के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी का कॉरिडोर तैयार किया गया डेवलपमेंट के नाम पर, एसी, फ्रिज, कूलर, ये जितनी भी चीजें, रोड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जितना कुछ हुआ ये सब एक ही टर्म क्रिएट हुआ डेवलपमेंट के नाम पर। और कुतर्क क्या गढ़ दिए गए, सर्वप्रथम इसके पक्ष में जितने कुतर्क गढ़े गए पहले उसका भी खंडन आवश्यक है। कुतर्क ये गढ़ा गया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खड़ा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ जो समझने वाला पक्ष है वो ध्यान से देखिए कि बढ़ती जनसंख्या कभी भी समस्या नहीं हो सकती, बढ़ती जनसंख्या किसी भी स्थिति के लिए समस्या नहीं हो सकती। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही समझते हैं। उदाहरणतः एक गांव को ले लेते हैं और एक दिल्ली जैसे शहर को ले लेते हैं, जहां पे दिल्ली जैसे शहर का जनसंख्या घनत्व 22,000 से लेकर 30,000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों का आज भी जनसंख्या घनत्व जो 100 किलोमीटर 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे विषय क्या हुआ कि आपने पूरे एक सेक्टर को कंपाइल कर दिया जनसंख्या से और एक सेक्टर को पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया। जनसंख्या को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, जैसा इस पुस्तक में भी आग्रह पूर्वक बार बार लिखा गया है। जनसंख्या को आप दो भागों में विभाजित कर लीजिए, एक शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, वह जनसंख्या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या वह है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जब भारत स्वतंत्र होता है तो यह ग्रामीण जनसंख्या आप
ना चाहते हुए भी आपको यह मानना ही पड़ेगा कि ग्रामीण जनसंख्या जो थी 90% से ऊपर थी और शहरी जनसंख्या खींच खांच के 7 से 8%। अर्थात वो जनसंख्या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है, वो खींच खांच के 7-8% ही है, और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है वो 90% है। धीरे 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 डेवलपमेंट के नाम पर हुआ क्या कि कृषि पर जो निर्भर जो जनसंख्या है उसकी आबादी धीरे धीरे कम होती गई और वह आबादी धीरे धीरे बढ़ती जाती है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है। इसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझते हैं कि एक बीएमडब्ल्यू में कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार से कृषि पर निर्भर नहीं है और एक विशुद्ध रूप से किसान है। हम मूल स्वरूप में मानते हैं कि वह जो है प्राकृतिक कृषि कर रहा है, तो उसको स्वयं का पेट भी भरना है और उसको उस व्यक्ति का पेट भी भरना है जो किसी बीएमडब्ल्यू की कंपनी में कार्यरत है। तो ये देखिए ये किस प्रकार से दबाव जो है बढ़ता जा रहा है। तो समझ में यहां पे क्या आता है कि जनसंख्या समस्या नहीं है, अपितु बढ़ती शहरी जनसंख्या समस्या है। जनसंख्या समस्या नहीं, अपितु जो बढ़ती शहरी जनसंख्या है वह समस्या है। अर्थात कृषि से पूरे समाज को काट देना, यह समस्या। आज भी पूरे विश्व की जनसंख्या इतनी पर्याप्त है कि अगर वो पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर हो तो पर्याप्त रूप से सबको अन्न प्राप्त होगा। लेकिन यह कुतर्क बार बार गढ़ दिया जाता है, बार बार यह कुतर्क गढ़ दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर द्वारा पोषित अन्न को प्राप्त करना ही पड़ेगा। अब जब आप ये कह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना है, इसीलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं, इसीलिए हम व्हाइट रेवोल्यूशन ला रहे हैं, इसीलिए हम यूरिया ला रहे हैं, इसीलिए डीएपी ला रहे हैं, इसीलिए फर्टिलाइजर ला रहे हैं, तो संभवतः आपकी भावना यही रही होगी कि लोग मरे ना। आप इसी भावना से ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पूर्व प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी और उन भूखमरी से लोग मर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं। परंतु तथ्यों के आधार पर क्या पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन खड़ा होता है। कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये जो पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खड़ा हो रहा है। दूध के नाम पे जहर अर्थात मिल्क, उसकी उत्पत्ति तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद होती है और उस मिल्क द्वारा लाखों व्याधियां तो ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न होती हैं। तो ये एक बड़ा कुतर्क गढ़ दिया जा रहा है कि सबसे पहले इस कुतर्क को समझना पड़ेगा कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना आवश्यक है। तो ये विशुद्ध रूप से कुतर्क है। दूसरा कुतर्क क्या गढ़ा जा रहा है कि ये जो सारी बातें हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी गांव चल सकते हैं, बिना रोड के भी गांव चल सकते हैं, बिना टीवी का भी गांव चल सकता है, ये सारी बातें अव्यवहारिक है। लगभग 2-3 वर्ष पूर्व बातें हैं, हमारे एक मित्र हमारे साथ गए, गांव जाना हुआ, मूलतः हम बिहार से। तो बिहार में सामान्यतः धान के संरक्षण के लिए बाखार की रचना होती है, बाखार में धान का संरक्षण होता है। तो उनके लिए वो बड़ा ही अद्भुत सा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। तो जैसे ही वो देखते हैं तो उसके आगे वो सेल्फी ले लेते हैं और अच्छा सा लगता है उनको। हमने कहा कि इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो कह रहे हैं कि आंखों को बड़ा ही सुंदर लग रहा है। समस्या सबके साथ क्या है कि सबकी भावना यही है कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप में बची रहे। सबकी आंखों को प्रकृति ही अच्छी लग रही है, वही तालाब, वही पोखर, वही नदी, वही नाले, वही पर्वत, वही बखार, वही घास, वही गोबर, सबको वही अच्छा लग रहा है। परंतु फिर भी हम कह रहे हैं कि ये सब अव्यवहारिक है, ये सब इम्प्रैक्टिकल है। अगर ये सब इम्प्रैक्टिकल है तो आपकी भावना अव्यवहारिक है। आप ये कहिए कि हमारी भावना जो है इम्प्रैक्टिकल है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सब बचे भी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है समझ में नहीं आता, ये कहीं से भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ये अब इम्प्रैक्टिकल क्यों होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरी नीति को बनाने वाले कहीं ना कहीं केवल 4 और 5 लोग, वैश्विक नीतियां हैं इसके पीछे, 4 से 5 लोग द्वारा बनाई गई ये पूरी नीतियां।
ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पे खाना बनेगा या गैस सिलेंडर पे खाना बनेगा, ये समाज नहीं अपितु वैश्विक नीतियां तय कर रही है। कहीं से भी ये समाज तय नहीं कर रहा है कि गैस सिलेंडर पे खाना बनेगा या चूल्हे पे खाना बनेगा, ये वैश्विक नीतियां तय कर रही है। 4 से 5 लोग तय कर रहे हैं, और उन 4 से 5 लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में आप 100 करोड़ लोगों को ब्लेम कर दे रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ लोग जो है ये संगठित नहीं है। इनको ब्लेम करना बड़ा ही सरल है। जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस पॉलिसीज बना रही हैं, जिन पॉलिसीज के आधार पर ये सारी नीतियां इंप्लीमेंट हो रही हैं, जिनके आधार पे गांव गांव पे ये नीतियां जा रही हैं, आप उन पॉलिसीज को और उन पॉलिसीज को बनाने वाले लोगों को ब्लेम नहीं करके अपितु उन 100 करोड़ लोगों को जो संगठित नहीं है, जो अपना बचाव नहीं कर सकते और प्रतिकार नहीं कर सकते, आप उनको ब्लेम कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल कार्य है। ट्रैक्टर, गांव में ट्रैक्टर को लाने वाला समाज नहीं अपितु नीतियां हैं। आप नीति भी नहीं, उसको पॉलिसी कहेंगे, जो उसका विकृत स्वरूप है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये ओनली ड्यू टू पॉलिसी। इसके मूल में पॉलिसी है। हमारे यहां यह आग्रह हुआ ही नहीं कि भारत भी वैश्विक स्तर पे नीतियों को देने में सक्षम है, और विगत कई वर्षों तक, पिछले कई वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक भारत ने ही पूरे विश्व को नीति दी। वैश्विक नीतियों द्वारा भारत संचालित नहीं हुआ, तो भारत की नीति द्वारा पूरी पृथ्वी संचालित हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब का मूल स्वरूप क्या हो, यह भारत ने तय किया है, यह किसी और राष्ट्र ने तय नहीं किया है। तो जब भारत में यह सामर्थ्य था और जब भारत ने नीतियां तय की, तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित और संरक्षित रही। बैल अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित एवं संरक्षित रहा, हाथी अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित एवं संरक्षित रहा। परंतु नीति जब पश्चिम द्वारा आती है, नीति जब वेस्ट द्वारा आती है, तो सबका मूल विकृत हो जाता है। एक बड़ा ही सामान्य सूत्र मैं दे रहा हूं कि अगर किसी भी प्रकृति के किसी भी तत्व को समाप्त करना है, तो आप उसका अल्टरनेट खड़ा कर दीजिए। गैया को समाप्त करना है, बैल को समाप्त करना है, तो ट्रैक्टर लेते आइए। एक ट्रैक्टर आएगा, वो 10 जोड़ी बैलों का विकल्प बन जाएगा। अब जब आपके घर में ट्रैक्टर आ गया, तो किसान बैलों के संरक्षण का विचार क्यों करेगा? एक बड़ा तंत्र है, कम्युनिस्ट तंत्र, जो यह बार बार कहता है कि बैलों की उपयोगिता उनका शोषण है। बैलों की उपयोगिता या पशुओं की उपयोगिता कहीं से उनका शोषण नहीं, अपितु उनका जीवन है। पशुओं की उपयोगिता में ही उनका जीवन अंतर्निहित है। प्रकृति के जो तत्व हैं, उनकी उपयोगिता में ही उनका जीवन अंतर्निहित है। बांस का उपयोग होगा तभी बांस संरक्षित रहेगा। अब बांस के अल्टरनेट में प्लास्टिक लेते आएंगे, तो बांस का जो है वो मूल धीरे 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 कोई क्यों विचार करेगा कि हम बांस का उपयोग क्यों करें, बैल का उपयोग क्यों करें, या प्रकृति के जो भी तत्व हैं उसका उपयोग क्यों करें? जब उसका अल्टरनेट खड़ा हो जाता है, तो ये सामान्य एक राक्षसीय सूत्र है ये, कि अगर आपको प्रकृति के तत्वों को समाप्त करना है, तो उसके अल्टरनेट में आप कुछ खड़ा कर दीजिए। और यही हुआ। आप मस्तिष्क के अल्टरनेट में कंप्यूटर खड़ा कर देते हैं, आप बैल के अल्टरनेट में ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं। तो ये सब जो है, ये स्ट्रेटेजिकली हुआ है, थ्रू प्लानिंग हुआ है। इन सारे विषयों को समझना पड़ेगा। इसी पुस्तक में एक इंडेक्स है बालू खनन। अब बालू खनन को ही आप समझने का प्रयास कीजिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात लाखों छोटी नदियां, बड़ी नदियों पे तो इतना काम हो रहा है, गंगा के संरक्षण पे विचार हो रहा है, यमुना के संरक्षण पे विचार हो रहा है, नर्मदा के संरक्षण पे विचार हो रहा है, परंतु गंगा, नर्मदा, यमुना का जितना महत्व है, उससे कहीं कम अधिक महत्व नहीं है हमारे यहाँ छोटी नदियों का। हमारे यहाँ छोटी नदियों को भी उसी प्रकार से पूजा जाता है जिस प्रकार से बड़ी नदियों की पूजा होती है। बिहार में स्याही नदी हो या फल्गु नदी हो, इन नदियों की भी पूजा उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से गंगा की पूजा होती है। या आप तमिलनाडु में वैगई की जैसे पूजा होती है, वैसे ही वहां पे कावेरी की पूजा होती है। एक बालू खनन की वजह से लाखों छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है, क्योंकि बालू वो तत्व है जो छोटी नदियों को संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य करता है। जब बालू ही नहीं रहेगा, जब नदियों में बालू ही नहीं रहेगा, तो उस जल को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? एक बार जैसे ही आप बालू को उसमें से खींच लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जल जो है अनियंत्रित हो जाएगा और लाखों प्रकार की आपदाएं आएंगी। और उस बालू खनन के पक्ष में आप कुतर्क क्या कर रहे हैं? तो आधुनिक घरों की संरचना में यह सबसे आवश्यक तत्व है।
अब आप ये समझिए कि आपके यहाँ घरों को बनाने के लिए भी चूना, खरपतवार, मिट्टी, मूंज और कई प्रकार के, हजारों प्रकार के तत्व सुलभ थे। तो ये जो तर्क गढ़ा जा रहा है कि बालू वो एसेंशियल एलिमेंट है जिससे घरों की संरचना होगी, ये विशुद्ध रूप से कुतर्क है। मूल रूप में अगर हम विचार करें तो नीतियां दोषकारी हैं और केवल नीतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप समझिए, ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना देना, नगर पंचायत को नगर परिषद बना देना और नगर परिषद को नगर पालिका बना देना ही डेवलपमेंट का आधार है। तर्क क्या कर दिया जाता है कि जी डेवलपमेंट हो रहा है, अब आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और वो सारी सुख सुविधाएं कहां से? तो हमारे ही द्वारा, हमारे ही जेब से टैक्स कलेक्ट करके, शुद्ध जल के नाम पे टैक्स, शुद्ध वायु के नाम पे टैक्स, शुद्ध भोजन के नाम पे टैक्स। मतलब जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, इसके लिए भी हम मार्केट के अधीन हो चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से ये जो व्यवस्था है, मार्केट सेंट्रिक व्यवस्था है, बाजार केंद्रित व्यवस्था उत्पन्न कर दी गई है। और आप हो क्या रहा है कि अर्थनीति के नाम पे इकोनॉमिकल पॉलिसी इस प्रकार से तैयार हो रही है कि आप जितनी बाजार केंद्रित व्यवस्था, मतलब समाज को आप जितना बाजार केंद्रित करेंगे, आपको उतना बड़ा अर्थनीतिज्ञ माना जाएगा और आपको उतना बड़ा इकोनॉमिकल स्पेशलिस्ट माना जाएगा। आप समाज को बाजार के अधीन कर दीजिए, मार्केट के कैप्चर में उसको कर दीजिए आप, और जो समाज को मार्केट से मुक्त करने की बात कर रहा है तो वो तो पीछे ले जाने की बात कर रहा है। नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उन्हीं लोगों को मिलता है जो बाजार के अधीन करने की बात करते हैं। मतलब परचेजिंग कैपेसिटी को जो मैक्सिमाइज करने की बात करता है उसी को सारे पुरस्कार मिलते हैं। और जो कहता है कि हमारे यहाँ तो परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पूरी पॉलिसी इस प्रकार से तैयार हो रही है जहां पर ये बातें कही जा रही हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज परचेजिंग कैपेसिटी, किस प्रकार से परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक किया जाए, और किस प्रकार से व्यक्ति को बाजार के अधीन कर दिया जाए। जबकि हमारे यहाँ तो ये है, एक गांव को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो उस गांव में आपके दैनिक जीवन की जितनी वस्तुएं हैं वो सब सहज रूप से सुलभ है। भाई भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन आप कहां से प्राप्त करेंगे? कृषि से। कृषि के मूल में गैया है, गैया के मूल में सांड है, बैल है, और ये कहीं भी आपको मार्केट से परचेज करने की तो इसमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो भोजन आपको मार्केट से परचेज नहीं करना। वस्त्र भी कृषि केंद्रित है। अभी जो है रेडीमेड वस्त्रों का, आज के समय में भी अगर जो वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कृषि और भूमि द्वारा उत्पन्न ही हो रहा है। तो भोजन, वस्त्र, आवास की भी जो हमारे यहाँ परिकल्पना थी वो वही थी, वो विशुद्ध रूप से प्रकृति द्वारा आवास सुलभ था। लेकिन अभी क्या हो गया? भोजन के लिए भी आप मार्केट पे निर्भर हैं, वस्त्र के लिए भी आप मार्केट पे निर्भर हैं, आवास के लिए भी आप मार्केट पे निर्भर हैं, और इसी को गुड इकोनॉमिक्स माना जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो हमको एक जो सुदृढ़ अर्थनीति है, जिसकी बात इस पुस्तक में भी कही गई है, सुदृढ़ अर्थनीति की बात जो बार बार कही जा रही है वो यही है जहां पे आपको परचेज करने की कुछ जरूरत ही ना पड़े। आज भी झारखंड, अरुणाचल, आसाम के कई गांव हैं जहां के लोगों को बहुत अधिक परचेजिंग कैपेसिटी और परचेज करने की आवश्यकता ही नहीं। तो उसको आप बेस नहीं बना रहे हैं। आप बेस किसको बना रहे हैं? तो बेस बना रहे हैं आप पूरे उस मॉडल को जहां पे व्यक्ति पूरी तरीके से मार्केट के अधीन है। आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रह के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए आप मार्केट पे अधीन नहीं है। तो सर्वप्रथम पूरी नीति को समझना पड़ेगा, इकोनॉमिकल पॉलिसी को समझना पड़ेगा। शिक्षा, अब शिक्षा को भी यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाए तो जिस शिक्षा हेतु गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, ये सब के, ये जितनी शिक्षा है यह सब दानवीय शिक्षा है, राक्षसीय शिक्षा है, और यह सब गांवों के कंक्रीटीकरण की शिक्षा है। मैं स्वयं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं और मैं अच्छे से जानता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केवल हाउ टू मशीनाइज पीपल, व्यक्ति को कैसे मशीन पर निर्भर कर दिया जाए। आप देखिए, पहले दिहाड़ी मजदूर होते थे और अब जिस प्रकार से ट्रैक्टर ने बैलों की हत्या की, अब जो आधुनिक मशीन हैं जिसपे जो पूरी कृषि जिस पे निर्भर हो गई है, अब वो मनुष्यों की हत्या करेगा, वही मनुष्य पलायन के लिए विवश है।
विशुद्ध रूप से वो पलायन के लिए विवश करेंगे क्या? क्योंकि आपने उनका भी अल्टरनेट खड़ा कर दिया। धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, जहां पे मनुष्य आपके लिए सुलभ थे, उसको आपने कह दिया कि ये शोषण है। उपयोगिता को बार बार शोषण कह देना, उपयोगिता को शोषण कह के और उसके अल्टरनेट में कुछ खड़ा करके और प्रकृति के विनाश की आधारशिला खड़ी कर देना। यहाँ पे विचार करने वाला यह पक्ष है कि इसमें केवल प्रकृति के तत्व नहीं अपितु मनुष्यों का भी नरसंहार होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ऐसी विनाश की आधारशिला खड़ी हो रही है, ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। एक कंप्यूटर आता है तो आप देखिए किस प्रकार से पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पक्ष ये है, एक एक तर्क और गढ़ा जाता है कि आप स्वयं भी इन व्यवस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप स्वयं भी लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं भी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं भी फोन का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं भी ट्रेन का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं भी हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे हैं। समझने वाला पक्ष ये है कि हमारे ही शून्य और एक का प्रयोग करके आपने कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर के माध्यम से आपने पूरे प्रकृति के विनाश की आधारशिला खड़ी की। आपने तो हमारे तंत्रों का प्रयोग कर लिया, जब हम आपके तंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको चिढ़ हो रही है। ये अच्छी डिप्लोमेसी है। आप हमारे तंत्रों का प्रयोग कर लें, पूरा का पूरा जो तंत्र खड़ा हुआ, पूरा का पूरा जो दानवीय तंत्र खड़ा हुआ है, डेवलपमेंटल जो मॉड्यूल है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही वेदों का, शास्त्रों का प्रयोग करके, क्योंकि आपको यह मानना ही पड़ेगा कि बाइनरी सिस्टम के मूल में शून्य और एक है, और शून्य और एक का कोई श्रेय जो है सनातन के अतिरिक्त ले ही नहीं सकता। अच्छा, इतने गहन चिंतन को आप ना भी माने तो एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ट्रेन, ये आप किसकी मिट्टी से बनाएंगे? इसके लिए रॉ मटेरियल आप कहां से लाएंगे? रॉ मटेरियल तो वहीं प्रकृति से आप इकट्ठा करेंगे। मतलब हमारे ही रॉ मटेरियल्स को, हमारे ही संसाधनों को विकृत और विरूपित करके हमारे ही समकक्ष रख दिया जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। यह गजब डिप्लोमेसी है। आपने हमारे पूरे तत्वों को विकृत और विरूपित कर दिया, और जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। आपने भी प्रयोग किया, हम भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना है, और उसी व्यवस्था को स्थापित करने का आग्रह इस पुस्तक में बार बार किया गया है। एक हमें भ्रमित कर दिया जाता है कि भारत ने कोई आविष्कार नहीं किया, जो भी आविष्कार है वो सब साइंस की देन है। मैं साइंस और विज्ञान में भेद मानता हूं। बार बार यह बात कह दी जाती है कि जो भी है वो साइंस की वजह से हुआ है, सब कुछ साइंस की वजह से हुआ है। ट्रेन आया साइंस की वजह से, कंप्यूटर आया साइंस की वजह से। जबकि मैं क्या देख रहा हूं कि प्रकृति के विनाश की जितनी भी आधारशिलाएं खड़ी हुई, बालू खनन के लिए जो यांत्रिक दानव आपने तैयार किया, क्योंकि बालू खनन आप हाथों से तो कर नहीं सकते थे, उसके लिए आपको टेक्निकल वेपन्स चाहिए थे। तो टेक्निकल वेपन्स आप कहां से लाएंगे? ड्यू टू साइंस। साइंस के माध्यम से ही, साइंस को टूल बना के हमारे यहां जितने भी आविष्कार हुए वो सबके सब प्रकृति सम्मत है। बैल को आप आविष्कार नहीं मानेंगे क्या? यह आपकी मूर्खता है क्या? बैल जो है विशुद्ध रूप से ऋषि मुनियों द्वारा किया गया एक आविष्कार है, यह आपको मानना ही पड़ेगा। गैया को आप आविष्कार नहीं मानेंगे क्या? ऋषि मुनियों द्वारा किया गया गैया एक आविष्कार है। नदी, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, बालू, यह सब जो है ऋषि मुनियों द्वारा किया गया आविष्कार है, और इसका श्रेय सनातन को जाता है। लेकिन आप आविष्कार किसको मानेंगे? तो जो डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से विनाश की आधारशिला खड़ी हो रही है, आप उसको आविष्कार कह रहे हैं। आप ट्रैक्टर को आविष्कार कह रहे हैं जिसने बैलों की हत्या कर दी। आप ट्रेन को आविष्कार कह रहे हैं जिसने पैदल चलने का सामर्थ्य ही समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ लोग 400-400 किलोमीटर भी पैदल चल लेते थे, इतना सामर्थ्य था भारत में। आप 4 व्हीलर को आविष्कार मान रहे हैं जिसने पैदल चलने का सामर्थ्य समाप्त कर दिया। तो आप उन सारे अल्टरनेट्स, आप उन सारे डेवलपमेंटल मॉड्यूल, आप उन सारे यांत्रिक दानवों को तो आविष्कार मान रहे हैं, अभी तो आप उनको आविष्कार नहीं मान रहे हैं जो कि सनातन सम्मत, प्रकृति सम्मत पक्ष है। अब एक बात ये बार बार कह दी जाती है कि यह तो सारा समस्या का पक्ष हो गया, समाधान क्या है? तो समाधान का सामान्य पक्ष है हमारी परंपरा। परंपरा के अतिरिक्त कुछ समाधान है ही नहीं। शासन एवं समाज को आग्रह पूर्वक परंपरा की ओर लौटना ही पड़ेगा।
परंपरा में सब चीज का समाधान अंतर्निहित है। आप बहुत पीछे मत जाइए, आप विगत पीछे 40-50 वर्ष भी अगर पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा आपके गांव बाजार से मुक्त थे, परंतु धीरे 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 वैश्विक नीतियां इस प्रकार से हावी होती गई कि हमारे गांव बाजार के अधीन हो गए। इसमें कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर शासन जो है वो दोषी नहीं है। इसको कभी भी ये ना समझे कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर सरकार या पर्टिकुलर वो दोषी है। भारत जब स्वतंत्र होता है तो एक औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जाती है जिसमें हम चलने के लिए बाध्य हैं। हम सभी उसमें चलने के लिए ना चाहते हुए भी बाध्य हैं। हमको ध्यान में आता है कि एक बार हमारा दिल्ली से गांव जाना हुआ, तो हम लोग 4 व्हीलर में बैठ गए और 4 व्हीलर में यहां से यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए गाड़ी निकल पड़ी। अब जब यमुना एक्सप्रेसवे पे 4 व्हीलर चलती है तो यह सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान में होगा कि व्यक्ति उस पे 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए बाध्य है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे या 120 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे यमुना एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव कर ही नहीं सकते। अगर इससे नीचे आप ड्राइव करेंगे तो आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम आपको 120 पे ड्राइव करने के लिए बाध्य किया। अब जब आप 120 पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप खिड़की को बंद करके नहीं रख सकते। आप खिड़की को खोल के नहीं रख सकते, क्षमा चाहता हूं, आप खिड़की को खोल के नहीं रख सकते, आपको खिड़की को बंद करना ही पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको 120 पे बंद करने के लिए बाध्य किया, तत्पश्चात खिड़की को बंद करने के लिए बाध्य किया, और जब आपने खिड़की बंद कर दी तो घुटन इतनी हो जाती है कि आपको एसी चालू करना पड़ेगा, तो आपको एसी चालू करने के लिए बाध्य किया। तो ये पूरी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है जहां पे आप इस पूरी व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हैं। तो जब तक इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का आग्रह नहीं होगा तब तक तो ये डिस्कोर्स जो है वो तो दिखेगा नहीं। तो हमारा आग्रह यही है इस पुस्तक के माध्यम से, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, आप एक बार इस पुस्तक को देख सकते हैं। यह जो पुस्तक है संभवतः आप देख पा रहे होंगे, और यह अंग्रेजी में भी अनुवादित हो चुकी है, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, और यह तमिल में भी अनुवादित हो चुकी है। कई भाषाओं में इसके अनुवादन का कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा ऐसा विचार है कि भारत के प्रत्येक गांव में, भारत के जो लगभग 7 लाख गांव हैं, प्रत्येक गांव में इस पुस्तक की 2 प्रतियों को पहुंचाना और इस विचार को लेके एक जन समूह इकट्ठा हो और इस विचार को समझे कि इस विचार की प्रासंगिकता क्या है। इस विचार की प्रासंगिकता आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी, और आने वाले हजारों वर्षों तक इस विचार की प्रासंगिकता रहेगी, क्योंकि यह जो विचार है, यह विचार विशुद्ध रूप से ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया विचार है, और यह विचार शाश्वत है, और यह विचार कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक जो पक्ष है शहरीकरण अर्थात लूट, इस पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि शहरीकरण का अर्थ ही लूट है, शहरीकरण का अर्थ ही लूट है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो लूट के लिए शहरीकरण या शहरीकरण अर्थात लूट। नगर पंचायत को आप, ग्राम पंचायत को आप नगर पंचायत बनाएंगे तो टैक्स के माध्यम से लूट, नगर पंचायत को आप नगर परिषद बनाएंगे, नगर परिषद को आप नगर पालिका बनाएंगे, नगर पालिका को बड़ा शहर बनाएंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है भूमि को अधिग्रहित कर लेना, भूमि को अधिग्रहित करके किसान को लोभी बना देना। 2 रुपए की जमीन, जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो 2 रुपए की जमीन जो होती है वो 2000 की हो जाती है। तो उसमें स्वाभाविक सा पक्ष है कि जब 2 रुपए की जमीन 2000 की होगी तो किसान लोभी हो जाएगा। आप दिल्ली का ही उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में 1975, 1980, 1990 तक दिल्ली का मुश्किल से 30 से 40% जो क्षेत्र था वो शहरी क्षेत्र था। अभी आप देखिए द्वारका में 2003, 2004, 2005 तक गन्ने, गेहूं, घास और गेहूं की सबकी खेती होती थी। आज पूरा का पूरा जो द्वारका है दिल्ली का, उस पर आपने कंक्रीट की चादर बिछा दी है, और ये धीरे 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 इस सीमा को बढ़ाया जा रहा है। अब ये सीमा धीरे धीरे होते होते हरियाणा तक जा चुकी है, और इधर यूपी से होते हुए
मेरठ, गाजियाबाद, पूरा का पूरा नोएडा कैप्चर कर लिया गया। इसी प्रकार से कोलकाता को आप बनाते हैं, फिर करते करते आप पूरे 200 किलोमीटर के रेडियस को आप कैप्चर कर लेते हैं। इसी प्रकार से मुंबई, आप रायगढ़ तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से चेन्नई, सेलम तक कैसे वो चेन्नई पहुंच जाता पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से पटना कैसे आरा कैप्चर हो जाता पता ही नहीं चलता है। तो ये शहरी संरचना जो है, ये पूरा का पूरा ये एक एजेंडा के तहत काम चल रहा है कि आप एक शहर बनाइए और उसके आसपास के जितने गांव है उसमें कंक्रीट की चादर बिछाते जाइए। ना वर्षा का जल भूमि के नीचे जा पा रहा है। जो भूगर्भ का जल स्तर है वो कभी अपने यहाँ हमको ध्यान में, जब हम बहुत पहले की बात नहीं कर रहे, 98-99 की बात कर रहे हैं कि हमारे गोपालगंज जिले में भूजल स्तर बड़ी मुश्किल से 25 मीटर से लेकर 30 मीटर तक सुलभ था। आज वो 90 मीटर 100 मीटर तक जा चुका है। फीट, मैं मीटर कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, फीट 20-25 फीट तक सुलभ था, आज वो 100 फीट तक जा चुका है। अभी तो ये दिल्ली जैसे शहरों में आप आ जाइए 150 से 200 फीट पे भूजल स्तर जा चुका है। इसके पीछे मूल में कारण क्या है? तो मोटर टेक्नोलॉजी। मोटर के माध्यम से आपने इस प्रकार से इंजेक्ट किया, मतलब जैसे ये एक ऐसी दानीय व्यवस्था क्रिएट कर दी गई है पूरे के पूरे जल। उसके बाद वही समाज जो है जिसको जल सुलभ था, अब वो जल के लिए बाजार पर निर्भर है। जल का व्यापार, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी जल का भी व्यापार होगा। अभी जल का व्यापार हो रहा है और इसको हमने सहजता से स्वीकार कर लिया है, आग्रह पूर्वक इसको हमने एकदम बिल्कुल अब एक्सेप्ट कर लिया कि ये व्यवस्था तो रहेगी। आज हम जल के लिए बाजार पर निर्भर है, कल को हम वायु के लिए भी बाजार पर निर्भर होंगे, परसों अग्नि के लिए भी बाजार पर निर्भर होंगे। तो जितने मूल तत्व हैं उसके लिए समाज को बाजार पर निर्भर कर दो, और उसी का नाम है गुड इकोनॉमिक्स। जो बार बार मैं बातें कह रहा हूं, बार बार वही बातें आ रही हैं, क्योंकि यह कोई इतनी क्लिष्ट बात नहीं है जो किसी को समझ ना आए। सारे पक्ष जो हैं, सारे पक्ष सबको बहुत ही सहजता पूर्वक समझ में आ रहे हैं। लेकिन आप केवल यही पक्ष नहीं है, एक अगर गैस सिलेंडर आता है तो आप उसके लिए कितने आयरन की माइनिंग करते हैं, उस एस्पेक्ट को तो अभी देखा ही नहीं जा रहा है। कितने आयरन की माइनिंग हुई गैस सिलेंडर के लिए, ऊपर से उस गैस सिलेंडर की कीमत स्वाभाविक है। दूसरी बात ये कह दी जा रही है महंगाई महंगाई महंगाई। अरे हम तो कह रहे समाज को बाजार से मुक्त कर दीजिए, महंगाई जैसा कोई प्रपंच ही नहीं रहेगा। ये रिसेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एंटी धार्मिक है, अधार्मिक कॉन्सेप्ट है। वो समाज कभी रिसेशन का शिकार हो ही नहीं सकता जो कि बाजार से मुक्त हो। बाजार पे निर्भीत समाज ही रिसेशन का शिकार होता है। यह महंगाई का जो प्रपंच, मैं तो बार बार कहता हूं जब भी महंगाई की बातें होती है हम तो कहते हैं कि आप तो अपनी जरूरतों को ही कम कर लीजिए, आवश्यकताओं को कम कर लीजिए। पैदल चलने वाला व्यक्ति स्वभाव फ्यूल पे वो डिपेंडेंट होगा ही नहीं। तो आप समझिए कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है अपने विद्यालय और वो संतुष्ट है, पैदल चलने में वो संतुष्ट है, फिर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में फ्यूल लाते हैं। अब समझिए शिक्षा के लिए फ्यूल आवश्यक हो गया है, शिक्षा और फ्यूल का इंटरलिंक आपने कर दिया जिसका कोई इंटरलिंक दिखता ही नहीं है। अब बच्चे को शिक्षा लेनी है तो वो भी मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। तो एक पूरी ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर दी गई है। हम एक सामान्य सा अगर कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, 2 रुपए की वस्तु या 4 रुपए या 5-10 रुपए की वस्तु अगर हम कोई खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए बाइक, उसके लिए पेट्रोल, मतलब एक उसके लिए आयरन की माइनिंग। आप सामान्य पक्ष भी देख सकते हैं कि कार के लिए आप अलग से रोडवे सिस्टम बनाएंगे, इंश्योरेंस की कंपनियां, साइकिल के लिए तो आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रपंच क्रिएट कर दिया गया है। तथ्यों के आधार पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अगर तथ्यों के आधार पर चर्चा होगी तो समझ में आएगा कि हमारी जो व्यवस्था अधिक आर्थिक है, अधिक सस्टेनेबल है। आज भी सस्टेनेबल की बात बार बार हो रही है। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरे देश विश्व भर में आग्रह हो रहा है। तो अगर सस्टेनेबल की ही बात करें तो हमारी व्यवस्था अपेक्षाकृत कहीं अधिक सस्टेनेबल है, कहीं अधिक व्यवहारिक है, कहीं अधिक साइंटिफिक है। इट इज मोर साइंटिफिक, इट इज मोर इकोनॉमिकल। इन सारे पक्षों को हमें समझना पड़ेगा।
इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं अपने विषय को यहीं विराम दूंगा और साथ अगर कोई प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विषय को बड़े ही संक्षेप, सारगर्भित और रोचक ढंग से यहाँ पर रखा है। और मैं अपने यहाँ उपस्थित साथियों से अगर किसी के कोई प्रश्न है तो उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया जो है आप अपने हाथ को उठाएं या आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। तो इससे पहले किसी और के प्रश्न आते हैं, कुछ सवाल जो है जो सहज ही आपकी चर्चा से उठते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक तो आपने जो बात कही कि कुछ लोग थे जिन्होंने पॉलिसी बना दी, तो अब जैसे मान लीजिए आज का जो समाज है, आज लोग बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल की जरूरत है। अब ऐसे में हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो हम जो ये आप विषय कह रहे हैं इसको तो ले करके चलें, क्योंकि इससे जन जागृति आएगी, एक समय में लोग तैयार होंगे। लेकिन दूसरा जो पक्ष है तब तक वो कहाँ पे खड़ा होगा, इस पर भी हमको चिंतन करना होगा। तो जैसे आपका जो विषय है वो ठीक है, वो कि हम लोगों को बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में क्या कर सकते हैं, अपने आहार को कैसे दुरुस्त करें। ठीक है, उससे एक लॉन्ग टर्म में हम शायद वो अपना गोल अचीव करें। लेकिन अभी क्या जो है, इस तरह की जो हम बातें करते हैं, जैसे अभी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, वो प्रेजेंट की गवर्नमेंट वो भी तो कोशिश यही कर रही है कि हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कारपोरेट की तरफ, धीरे धीरे जो है मार्केट की तरफ, पूंजीवादी लोगों के हाथ की तरफ वो कैसे आसानी से जाए, उसकी भी तो कोशिश वही हो रही है। तो इसका सलूशन क्या है? क्योंकि अभी जो भारत की स्थिति है आने वाले 50 सालों में, तो शायद अभी 10, 15, 20 साल तक हम ये गवर्नमेंट देखेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा इससे अलग विचार रखने वाला गवर्नमेंट भी आ सकता है। तो जो जिस तरह की बातें हम लोग सोचते हैं, ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाला फिर होगा कौन? तो इस विषय पर भी क्या आपके दिमाग में कोई योजना है या आप कुछ कर रहे हैं? जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और इस पे मैंने काफी विचार किया है। सर्वप्रथम तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी नहीं है, यह बात हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। भारत स्वतंत्र होता है और एक औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जाती है, और जितने समाज जो है दास भावना से ग्रसित हो जाता है, और वही दास भावना से ग्रसित समाज नेतृत्व लेता है समाज का राजनीतिक रूप से, और वही लोग बैठते हैं। तो एक ये सामान्यतः विकास जी, तो मैं सामान्यतः इस दास भावना को स्पष्ट करूंगा आपके समक्ष कि आईआईटी से पास आउट लड़का जो बोलेगा वो सही बोलेगा। और गांव, आज अगर मैंने एमटेक नहीं की होती तो हमारी इन बातों की कोई स्वीकार्यता नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही, मैं कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ी, जो मैंने बीटेक में पढ़ा या जो मैंने एमटेक में पढ़ा। मैं वैसी कोई बात ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे, और ये सामान्य व्यक्ति को ही समझ में आ रहा है। लेकिन दास भावना ऐसी है कि एमटेक किया है तो ठीक बोल रहा है, जबकि यही बातें गांव के हमारे काफी बुजुर्गों से बात हुई, लगभग पिछले 6 वर्षों से हम बात ही कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा गांव के व्यक्ति ये बातें बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उनको भी लगता है, पर उनकी बातों की कोई स्वीकार्यता नहीं। पॉलिसी कौन बनाएगा? तो जो एमआईटी से पढ़ के आएगा। आज भी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वही इंस्टीट्यूशनल ढांचा और उन इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ाया जा रहा है हम अच्छे से जानते हैं। इवन आईआईटीज की भी स्थिति खींच खांच के वही है। धान की पॉलिसी कौन बनाएगा? तो कोई राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
कैलिफोर्निया में बैठा होगा वो बनाएगा। तो और उसको भारत के धान की क्या समझ है ये? तो एक जो ये दास भावना है, सबसे पहले तो इस दास भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरा ये जो विषय है कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, या जैसे आपने कहा, तो हमारा प्रयास यही है कि ये एक संगठनात्मक रूप से यह विषय जो है समाज के मध्य जाए, जिसके लिए हमने ग्राम उदय फाउंडेशन इस संगठन, क्योंकि कोई भी विचार थ्रू इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होता है। हमारे यहाँ ये प्रारंभ से ही रहा है, व्यक्ति विचार को स्थापित नहीं करता है, अपितु संस्थाएं स्थापित करती हैं। कई सारी संस्थाएं कार्यरत भी हैं, उसी नाते हमने भी एक संस्था का गठन किया है, ग्राम उदय फाउंडेशन, और उस नाते हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बिहार हो, असम हो, यूपी हो, हर जगह हमारे लोग हैं और इसी विचार पे कार्य कर रहे हैं, इस विचार को लोगों के मध्य ले जाना। और हम लोग कोई आजकल चल रहा है आंदोलनजीवी, हम लोग कोई आंदोलनजीवी नहीं है, हम लोग आग्रह कर रहे हैं, आग्रह नहीं अपितु विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि भैया समझ जाओ। अभी ये उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पे आप काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभारी हैं संतोष मिश्रा जी, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के हैं। जौनपुर में अपना कार्य है, गोरखपुर में अपना कुछ कार्य है, और इधर नोएडा, मेरठ और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इधर भी कुछ कार्य है, बिजनौर के आसपास भी कुछ कार्य है। लखनऊ में 2-3 लोग हैं, बाराबंकी के आसपास 1-2 लोग हैं, ऐसा अपना चल रहा है। अच्छा, मतलब ये संगठन भी आपका वर्क कर रहा है ऐसी जगहों पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 लोग संगठन के जिला प्रभारी के नाते या फिर तहसील प्रभारी के नाते अपॉइंटेड हैं संगठन। अच्छा, और उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है इस विचार का विस्तार कैसे हो, उस नाते वो काम करें। गांव से जुड़े हुए लड़के हैं, सामान्य लड़के हैं, और इस विचार को धीरे धीरे हम लोग विस्तार देने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही जैसा आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार में बैठे हुए, सरकार ही नहीं पक्ष विपक्ष बैठे हुए कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केंद्रीय मंत्री तक से मेरी बातचीत हुई है इन विषयों पे। केंद्रीय मंत्री को मैंने यह पुस्तक भी भेंट की है, संभवतः मैं स्लाइड पे दिखा नहीं पाया, तो वो उसकी न्यूज कटिंग भी है, इसमें केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्रियों को ये पुस्तक भेंट की गई। तो सभी को अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है, सभी यही चाहते हैं कि ये हो जाए, सबकी भावना यही है कि संभवतः आप समझ पाए होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबकी भावना यही है कि ये बचे, कुछ नष्ट ना हो। लेकिन जब बात नीतियों की आती है तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास का एक अभाव दिखता है, और एक जो इच्छा शक्ति का अभाव वो दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही कठिन और बहुत ही क्लिष्ट काम है। धीरे धीरे एक सेतु बना के, जैसे कि मैंने कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में आप साइकिल को ला सकते हैं, तो साइकिल सेतु का काम कर सकता है। आप सीधा बैल पे मत जाइए, हम नहीं कह रहे हैं सीधा, लेकिन सेतु तो हमारे यहाँ बन सकता है ना। कार से सीधा बैल पे नहीं होके, कार से पहले आप साइकिल पे आइए, साइकिल से देन बैल पे जाइए। तो ये सेतु का काम भी, जैसे आपने कहा, क्या हो सकता है। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि सीधा एलोपैथी का विरोध कर दिया जाए, और उसके भी ड्रास्टिक दुष्परिणाम होंगे, मैं उसका पक्षधर भी नहीं हूं, लेकिन एक सेतु का काम तो किया ही जा सकता है। और मुझे नहीं लग रहा है कार से साइकिल में जाने में कोई क्षति होगी, समाज को कहीं ना कहीं लाभ ही होगा। 5 किलोमीटर के दायरे में साइकिल का सहजता पूर्वक प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, गति भी उसकी अधिक होगी, ट्रैफिक का भी झंझट नहीं है। साइकिल की जो जी एक और जैसे ऑप्शंस, चूंकि ये जो सस्टेनेबल मॉडल है जी, तो बाजार भी इस मॉडल को धीरे धीरे अपना रहा है। जी जी जी, जैसे आप देख रहे होंगे कि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है, प्रमोट हो रहा है, और लोगों की जो रुचियां हैं, वो रुचियां जो है जाहिर सी बात है कि उस तरफ एक बार जो है केंद्रित होती हैं। जैसे ये सब चीजें, कोई नई चीज बाजार में आती है तो लोग उस तरफ भागते हैं। निश्चित ही। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक आंदोलन बने, लोगों तक ये बात पहुंचे, और जैसा आप वर्क कर रहे हैं, ये आप इस कार्य में आगे सफल हों, ये शुभकामना है हमारी। और आपने अभी जो है श्री राजीव दीक्षित का नाम लिया, तो बड़ा ही मतलब एक अच्छा है कि आपने जो है उनसे भी कुछ प्रेरणा ली है। जी जी, क्योंकि उनका समय से पहले जाना एक अपूरणीय क्षति मैं समझता हूँ समाज के लिए है। तो
आपका जो व्याख्यान था वो व्याख्यान मुझे लगता है कि लोगों के लिए संतोषजनक रहा और आपने विषय को बड़े ही स्पष्टता के साथ यहाँ पर रखा। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस आभासी प्लेटफॉर्म पर आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।